दोस्तों अपना लक्ष्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, कल की वीडियो में हमने देखा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन शब्द से हुई है और साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या माना गया, इसके बाद ये सारी डिटेल्स जो है हमने उस पर देखी। अब आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी मनोविज्ञान की मुख्य शाखाओं पे। तो देखिए दोस्तों, इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। इसमें बनता है, इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन अलग से दे देगा। जैसे सामान्य है, असामान्य है, तुलनात्मक है, इसके बाद आधारात्मक दे दिया। समाज मनोविज्ञान है तो परिवार मनोविज्ञान बना के दे दिया। तो बोलेगा इनमें से कौन सा मनोविज्ञान की मुख्य शाखा नहीं है। तो इसमें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और ये जो 14 दे रखी हैं ये सारी इनको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये जो मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं, ये 14 मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। जैसे सामान्य मनोविज्ञान पहले नंबर पे, फिर असामान्य मनोविज्ञान तीसरे नंबर पे, तुलनात्मक मनोविज्ञान चौथे नंबर पे है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसके बाद है समाज मनोविज्ञान, फिर है आधुनिक मनोविज्ञान, इसके बाद समाज औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान जिसमें किशोर का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान और समाज का, इसके बाद प्रौढ़, इसके बाद विकासात्मक, निदानात्मक, परा, पशु और शिक्षा। ये 14 जो है मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। तो इसमें मित्रों क्या देखना है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान तो हम लोग देख ही रहे हैं। और इसके बाद पशु मनोविज्ञान, जो पशुओं के बारे में अध्ययन किया गया है उन्हें पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें से क्या होता है मित्रों, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनोविज्ञान की शाखा है इसमें से इसकी आधुनिक शाखा कौन सी है। तो मित्रों, इसकी जो आधुनिक शाखा हो जाती है परा मनोविज्ञान। जो परा मनोविज्ञान है ये क्या हो जाती है, आधुनिक शाखा हो जाती है। इसके बाद निदानात्मक और उपचारात्मक की मित्रों बात करें तो ये दोनों अलग अलग हैं। निदानात्मक क्या है और उपचारात्मक क्या है। तो देखो मित्रों, जो निदानात्मक है, निदानात्मक में क्या होता है कि जब कोई भी बालक, अब आप तो टीचर होने वाले हैं, यह मतलब भावी शिक्षक हैं। तो इसमें क्या होगा मित्रों कि आपके पास कोई भी बालक जब वह कोई अपनी समस्या लेके आपको बताता है तो वह निदान होगा, और इसके बाद जब उस पर आप कोई कार्यवाही करके या उसका उपचार कर देंगे तो वो उपचार होता है। तो जब तक आप उसकी कार्य जो वो आप उसको वो बालक जो जब आपको अपनी समस्या बताएगा तो वो निदान होगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी आप जो भी रोग से पीड़ित हैं वो रोग बताते हैं तो वो एक निदान कहलाता है। इसके बाद जब डॉक्टर आपको पट्टी करके या उसकी दवाई कुल मिला के उपचार कर देता है तो वो उपचारात्मक प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरह करके हम मनोविज्ञान के सभी शाखाओं के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके अच्छे से सीखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि ये सबसे इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ओर चलते हैं और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। सब पहले नंबर पे देखते हैं मनोविज्ञान जो है। देखिए, मनोविज्ञान शब्द, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान देखा था वो गैसेल ने देखा था। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मनोविज्ञान शब्द की बात करें तो वो कौन है, रुडोल्फ गोयकल। तो अगर ये एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो रुडोल्फ गोयकल जी हैं। इसके बाद विलियम जेम्स ने क्या किया, देखिए साइको जो मनोविज्ञान है ये क्या है, दर्शन शास्त्र का मतलब एक शाखा मानी जाती थी, या कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। लेकिन क्या हुआ, विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। अर्थात यह कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया विलियम जेम्स के द्वारा। तो विलियम जेम्स के द्वारा दर्शन शास्त्र को क्या कर दिया गया, मनोविज्ञान को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में मनोवैज्ञानिक जो जनक हैं, तो अमेरिका में मनोवैज्ञानिक जनक विलियम जेम्स ने ही
क्या किया, मनोविज्ञान की शाखा में एक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में कर दी। इसकी एक कहानी टाइप सुनिएगा आप। सबसे पहले क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। तो सबसे पहले गैसल ने क्या किया कि जो 16वीं शताब्दी में था, साइको को इन्होंने अर्थ बताया। साइको का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। तो जो आत्मा का अध्ययन करना सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत आ गया। इसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी आए। अब पोम्पोलॉजी ने क्या कहा कि जो यह आत्मा का स्वरूप न होकर मन का है, मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद क्या हुआ, 18वीं सदी, जो 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में इसे चेतना के रूप में जाने लगा, और चेतना के बाद इसे 19वीं सदी में विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा। अब 19वीं सदी अर्थात 19वीं सदी में इसे मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, विलियम जेम्स आए। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग कर दिया, अर्थात मनोविज्ञान की एक शाखा बना दी जो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती थी। पहले क्या था, मनोविज्ञान के अंतर्गत ही शिक्षा मनोविज्ञान थी। फिर क्या हुआ, मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कर दी विलियम जेम्स ने 1900 ईस्वी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। इसके बाद क्या हुआ, तो ये एक तरह से इसको स्टोरी टाइप याद कर सकते हैं। इनके जो 16वीं सदी हैं, 17वीं सदी हैं, 18वीं सदी है, 19वीं सदी, इनमें से क्या है मित्रों, इनको जो है आपको इनके जो वैज्ञानिक हैं, जैसे 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी के जो मन का अध्ययन किए थे वो पोम्पोलॉजी थे। तो इस तरह इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि बाद में थार्नडाइक जी आते हैं, और थार्नडाइक हैं जड़, टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्रदान हो गया। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने इसको अलग किया था, जबकि 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्रदान हो गया। तो इसके बाद अब आते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाएं तो उस तरह देखा जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स होंगे, और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के थार्नडाइक होंगे। क्यों, इसके देखिए थार्नडाइक को क्यों माना जाता है। थार्नडाइक का सबसे श्रेय इस वजह से जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे, और वो भी कैसी, शैक्षिक दृष्टि से। तो शैक्षिक दृष्टि से अधिक प्रयोग करने वाले सबसे ज़्यादा थार्नडाइक थे, इस वजह से इन्हें जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद मित्रों बात कर लेते हैं, जो ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे थे, एक पुस्तक है रूसो की, एमिल, इसमें इस तरह ईमेल लिखा हुआ है, सॉरी ये एमिल होगा, एमिल में उन्होंने सबसे क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक संस्कृत में शिक्षा, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। तो यह एक जो है एमिल की पुस्तक में देखा गया। तो अगर देखा जाए शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अगर सूत्रपात देखा जाए तो रूसो के द्वारा किया गया था। तो रूसो के एमिल पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान का एक तरह से ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण मिला वो रूसो की पुस्तक से मिला। इसके बाद कुछ जो है इनकी परिभाषाएं, उन परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे रूसो के अनुसार, रूसो ने क्या कहा है देख लेते हैं। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये रूसो की शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। इसके बाद क्रो ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति को सीखने के अनुभव व वर्णन की व्याख्या करता है।
इसके बाद फ्रॉबेल ने दिया है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। इसके बाद स्किनर ने दिया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इनमें से देखिए दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो ये कि जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है। तो मेन चीज़ इसके से जो है शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद रूसो की एक बुक पूछ लेगा, तो ये जो है एमिल पुस्तक है, रूसो के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद और आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब एजुकेशन जो आपने देखा कि जो शिक्षा शब्द है उसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एक लैटिन भाषा है, यह कह सकते हैं कि लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसके बाद इसमें देखो इडुकेटम, इसमें क्या होता है ड्यूको, का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको को मतलब होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकाला। यहाँ अंतर लिखा हुआ है, ये गलत है, अंदर होता है, अंदर से बाहर निकालना। तो क्या हो गया, अर्थात शिक्षा का अर्थ है बालक की अंतर्निहित, जो बालक के अंदर निहित योग्यताएं होती हैं उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात उसको किसमें, व्यवहार में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एजुकेशन अर्थात शिक्षा, तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से ली गई है जिसका अर्थ होता है क्या, जिसका अर्थ होता है शिक्षा। और जो इंग्लिश वर्जन इसका देखेंगे एजुकेशन में ई शब्द क्या होता है, अंदर से, और इडुकेटम, जो एडुकेशन है वो एडुकेशन जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, एडुकेटम से। जो एडुकेटम में ई है वो उसका ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा का अर्थ हुआ कि जो बालक के अंदर निहित योग्यताओं को है वो बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक बालक है, बालक के अंदर जो उसके अंदर निहित योग्यताएं होती हैं तो वो शिक्षा के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद अब देखो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो अन्य भाषाओं से भी मानी जाती है। तो देखिए अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, एक है एडुकेयर और एक है एडुसियर। तो एडुकेयर का अर्थ होता है कि पालन पोषण करना, जबकि एडुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन करना एवं उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत ही शानदार और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये दो चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे और इसी तरह ये जो संपूर्ण प्लेलिस्ट पे आपको ये सारी वीडियो क्रम बाय क्रम मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। ये क्वेश्चन पूछी जाती है। इस बार क्वेश्चन में क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो ये याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। इसके नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। इसमें नियत व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो वैज्ञानिक है। इसमें से ये सबसे मेन एग्जाम में का क्वेश्चन ये अधिकतर बनता है और इसे आप याद भी रखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो यह मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का
अगला, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष व शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह जो उसका व्यवहारात्मक पक्ष होता है और शैक्षणिक परिस्थिति, दोनों परिस्थितियों में क्या करता है, वह अध्ययन करता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप सिर्फ देख सकते हैं, बकाया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी करने का तात्पर्य यह है कि आपने वॉटसन का वो सुना ही है कि आप मुझे एक बालक दो और जैसा आप कहोगे मैं वैसा बालक बना के दूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक भविष्यवाणी ही तो कर रहे हैं। तो यह क्या है, एक भविष्यवाणी, इसमें क्या की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, अब उपयोगिता देख लेते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षा की मनोविज्ञान की उपयोगिता कितनी होती है। तो स्वयं को पहचानने में सहायक होती है। शिक्षक के लिए क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं को पहचानने में सहायक होती है, बालक को पहचानने में सहायक होती है, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक होती है, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ जागृत करने में सहायक होती हैं, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक होती है, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षण विधियाँ अपनाने में सहायक होती है, बालकों को प्रेरित करते हुए उसमें रुचि जागृत करना, मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो शिक्षण मनोविज्ञान की उपयोगिता रही। और इसके बाद इनमें से सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो पॉइंट ना क्लियर हो आप कमेंट करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो पे हम उसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए।